नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो इससे पहले मैंने आपको टोटल चैप्टर करा रखे हैं वो है आपका पहला, और आपका है दूसरा, और आपका है चौथा और पांचवा। ये 4 चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं। और इन दो का यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इसका मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखा है। तो आज हम 5वां चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, चैप्टर मैंने आपको करा रखा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा, ताकि आपको पता चले, आंसर भी पता चले। ठीक है, तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। आप इस वीडियो को जो है स्किप मत करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे आओगे तो वहां पे आपको प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। प्ले लिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ सभी प्रकार के प्ले लिस्ट हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आपको अगर लेखक और जीवन परिचय पढ़ना है, लेखक का और कवि का, इन दोनों का अगर जीवन परिचय पढ़ना है तो आप इस प्ले लिस्ट पे जाना। और बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इन सब पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा, पॉलिटिकल का मिल जाएगा, फिजिकल का मिल जाएगा और ज्योग्राफी का मिल जाएगा और हिंदी का भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और आपको मैं बता दूं, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे आपको नीचे एक लिंक मिलेगा। अब वो लिंक किस चीज का है तो मैं आपको बता दूं, वो चैनल का है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, और आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप मुझसे नीचे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, हमने टेलीग्राम ऐप जो है उस पर हमने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप पे आपको सब कुछ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, नोट्स मिल जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाता है, सभी प्रकार के लाइव जो आप मैं क्लास लाइव, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर मैं जो लाइव क्लास आपके लिए बनाऊंगा उस लाइव क्लास में आप ज्वाइन भी हो सकते हो। उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप से ज्वाइन कैसे हो सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप ऐप पर जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे, ये नाम लिख देना आप a.k.ncrt स्टडी पॉइंट। तो इस प्रकार से ग्रुप सबसे ऊपर में आ जाएगा। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो नीचे आएगा ज्वाइन का ऑप्शन। तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। तो देखो, पहला चैप्टर जो आपका था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, दूसरा आपका था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये मैंने आपको करा रखा है। और जो आपका तीसरा, एक तरह से आपका चौथा चैप्टर है, वो तीसरा नहीं है, चौथा जो आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने आपको करा रखा है। और चैप्टर तीनों करा रखे हैं मैंने। ठीक है, और तो आप इनको जरूर देखें। तो आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो चैप्टर का हमारा नाम है प्राथमिक क्रिया। तो शुरू करते हैं अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। देखो, आज का हमारा पहला प्रश्न बन जाता है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हमारा बन जाता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, चैप्टर वाले वीडियो में, तो आप उनको देखें और उसमें समझें। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, मानव के ऐसे क्रियाकलाप जिनके द्वारा उनको आय यानी धन की प्राप्ति होती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मान लो मनुष्य कोई भी कार्य करता है, भले वो सामान उठाता है, कोई बैंक में काम करता है, या मान लो कोई हेल्पर है, या कोई मजदूर है, या कोई किसान है, कोई भी कार्य कुछ भी करता है वो, जिससे उसे धन मिलता है, पैसे मिलता है, उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। सिंपल सा परिभाषा है, आप याद रट्टा मत मारना। एक तरह से इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आर्थिक मतलब होता है पैसे, क्रिया मतलब होता है काम, यानी पैसे के लिए जो काम किया जाता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, देखो, आर्थिक क्रिया को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? वो है प्राथमिक क्रिया या फिर क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, ये है हमारे। तो प्राथमिक क्रियाकलाप मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो। ठीक है, ये तो सही है। अब जो द्वितीयक क्रियाकलाप है, ये आपका छठा चैप्टर है, ये मैं आपको आगे कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, और बाकी 2 आपके हैं, ये भी आपको कराऊंगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात कौन सा है वो आपका एक बात वो है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें क्रियाएं बढ़ती जाएंगी।
पांचवा क्रिया भी आ जाएगा, छठा क्रिया भी आ जाएगा, सातवां क्रिया आ जाएगा, बढ़ जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अपना पर्स। तो देखो ये आपका आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपका यही है इस चैप्टर का, मैं कहूँ तो। देखो प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या अभिप्राय है, आपका प्रश्न सीधा सा आ जाएगा। प्राथमिक क्रिया जो आप पढ़ रहे हो, प्राथमिक क्रियाकलाप जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, वो प्राथमिक क्रियाकलाप का जो अर्थ है वो क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप का अर्थ क्या होता है। तो देखो प्राथमिक क्रियाकलाप या फिर क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इसमें पर्यावरण के ऊपर ही काम होता है। पर्यावरण से क्या हो सकता है, मान लो कृषि हो जाए, आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, ठीक है, वनों से लकड़ी काटना, खनन, ये सभी जो है ये पर्यावरण से जुड़े हुए काम है। कृषि आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, पर्यावरण के लिए। ये पर्यावरण से जुड़े हुए काम जो होते हैं वो सभी हमारे प्राथमिक क्रिया होते हैं। दूसरे क्रिया में उद्योग लग जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है, सुधार हो जाता है, फर्क आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है इसके अर्थ क्या है, तो आप बोल देना कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वो पर्यावरण के ऊपर निर्भर रहता है। उसमें क्या किया जाता है, तो आप कह देना कृषि किया जाता है, आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वनों से लकड़ी को काटना, खनन करना, ठीक है, खुदाई करना। दो प्रकार के होते हैं खनन, एक होता है धरातलीय खनन और दूसरा होता है भूमिगत खनन। ठीक है, तो मैंने आपको विस्तार से चैप्टर में बता रखा है, तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ें। अब देखो हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, विश्व के कौन से क्षेत्र में भोजन संग्रह किया जाता है। आपको पता होगा विश्व के दो भागों में भोजन संग्रह किया जाता है। पहला हमारा हो जाता है उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी कनाडा है ना, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण साइड में आप देखोगे दिल्ली होता है, तो वहां पे जो है ये किया जाता है। ठीक है, विश्व के भोजन संग्रह वहां पे किया जाता है। अब देखो जहां पे कम किया जाता है वो कौन से क्षेत्र हैं, अमेजन बेरीज, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया एवं आंतरिक प्रदेश। यहाँ पे बहुत ही कम जो है ना भोजन संग्रह किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अधिक किया जाता है। आप ये देखो, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। ये क्वेश्चन मेरी गारंटी है पेपर में आएगा, 99.99% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप इसको समझो और इसको याद करो। तो देखो चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय है एक तरह से वो। ठीक है, प्राचीन पशुचारण है एक तरह से। चलवासी जो पशुचारण है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। जो पशुचारण जो हमारा चलवासी पशुचारण होता है, इसमें मनुष्य अपने गुजारे के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने कमाई के लिए जो है भोजन इकट्ठा करता है, वस्त्र लाता है, शरण, ठीक है, औजार, सभी प्रकार का काम करता है, पशु को पालता है अपने गुजारे के लिए। ये होता है चलवासी पशुचारण। मैंने आपको चैप्टर में दोनों में अंतर बता रखा है, डिफरेंस बता रखा है, तो आप उसको जरूर देखें। इसमें मनुष्य अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। इन पशुचारक, ये जो पशुचारक हैं, इनका जो वर्ग है वो अपने अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है चलवासी पशुचारण। अब आप समझ लो वाणिज्यिक पशुधन पालन। अब पहले ये समझो आप चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। देखो उत्तरी अफ्रीका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरब प्रादीपीय, ठीक है, मंगोलिया सॉरी, है ना, मध्य चीन, यूरोप, एशिया, ठीक है, ट्रुंडा प्रदेश, दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मोडागास्कर, है ना, द्वीप, ये सभी हमारे जो है मुख्य क्षेत्र हो जाते हैं जहां पे चलवासी पशुचारण होता है, मनुष्य अपने गुजारे के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं कि आ सकता है वो आ सकता है। ठीक है, देखो स्थानांतरी कृषि क्या है, ठीक है, कर्तक एवं दहन कृषि क्या है, झूम खेती क्या है, कर्तन एवं दहन कृषि की व्याख्या कीजिए। देखो प्रश्न एक है, इसको पूछने के तरीके 4 हैं। ठीक है, देखो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का, आंसर भी एक ही है। इन चारों प्रश्न का आंसर एक है, लेकिन पूछने का तरीका 4 है। इसको ऐसे पूछ सकते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से। इन चारों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपसे प्रश्न पूछ लेगा
और बोल देगा आप इसका आंसर बताओ। तो देखो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका चार चार है, ठीक है। देखो इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा जाता है, जलाया जाता है, ठीक है, एवं जली हुई जो राख है, जो परत है, उर्वरक है, उसका कार्य वो कार्य करती है, जिसमें इसमें बोए के जो खेत है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन जो है कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब कृषक जो होते हैं, जो कृषि करते हैं, जो आदमी होते हैं कृषि करने के लिए, नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि तैयार करते हैं। और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसे झूम कृषि कहा जाता है, कर्तक भी कहा जाता है, धैन भी कहा जाता है, स्थानांतरी भी कहा जाता है। ये सभी नाम से इस कृषि को जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन है। आप इन चारों लैंग्वेज को याद रख लो, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखो आपका अगला प्रश्न क्या है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। देखो नए चारागाहों की खोज में चलवासु पशुचारक समतल भागों से पर्वतीय क्षेत्रों में जो है लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग मैदानी चारागाहों की और प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को हम ऋतु प्रवास कहते हैं। यानी दोनों जो है कभी मैदानी इलाके में जाते हैं, कभी पर्वतीय जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, ठीक है, प्रवास करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास, ठीक है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं, ट्रक कृषि देखो जहाँ केवल सब्जियों की खेती की जाती है, वहाँ ट्रक फार्म एवं बाजार की मध्य दूरी रात भर में तय करते हैं, इन्हें ट्रक दूरी कहा जाता है, फिर ट्रक कृषि कहा जाता है, ठीक है। ये दो आपके इंपॉर्टेंट थे। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, इसको चार लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, ठीक है, चारों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन एक ही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन एक ही है, पूछने के तरीके चार है। पहला ये है तरीका, दूसरा ये है तरीका, तीसरा ये है, चौथा ये, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक ही है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका हमारा चार है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देखो, देखो ये जो हमारा बाजार है, पहले मैं आपको बाजार का बताता हूँ। डेयरी कृषि जो है उसका कार्य होता है नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ये क्षेत्र होते हैं वो ताजा दूध अन्य डेयरी उत्पादन के लिए अच्छे बाजार होते हैं। मुख्य क्षेत्र इनका होता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर किया जाता है, ये कनाडा है यहाँ किया जाता है, न्यूजीलैंड दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं जो हमारा तस्मानिया है, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक तरह से सिलसिला था वो आगे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट आ रहा था, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो अर्थ समझो इसका, यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है, दूध लिया जाता है इनसे, और उनके स्वास्थ्य प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब देखो पूंजी, तो पशुओं के लिए छप्पर घास संचित करने के जो भंडार है एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के लिए इनका मतलब एक तरह से प्रयोग किया जाता है। पूंजी भी अधिक लगते हैं इसमें, ठीक है। अब श्रम यानी मानव, देखो पशुओं को चराने में, दूध निकालने में और कार्य करने के लिए वर्ष भर जो है श्रम की आवश्यकता होती है। पूरे साल हमें मनुष्य की आवश्यकता होती है इस प्रकार की कृषि में। देखो नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, प्रसिद्धकों का उपयोग तथा पशु चिड़िकन है ना, पशु एक तरह से पासचुरीकरण, ठीक है, इसको दूसरे नाम से कहते हैं पासचुरीकरण, ठीक है, की सुविधा उपलब्ध होने के कारण जो है इन केंद्रों के निकट स्थापित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, आप इनको समझो। अब हमारा आ जाता है वाणिज्यिक पशुधन पालन से क्या अभिप्राय। अभी आपने क्या समझा था, आप अभी समझ चुके हो चलवासी पशुचार, चलवासी पशुचारण, ठीक है ना। देखो आप वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या होता है, ये जो है ना वाणिज्यिक पशुधन पालन ये पैसे के लिए किया जाता है, लेकिन जो ये है हमारा चलवासी पशुचारण ये सिर्फ अपने गुजारे के लिए किया जाता है। तो देखो वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है, ठीक है। गाय को अगर पाला जा रहा है तो सिर्फ वहाँ गाय रहेंगे, एकदम एक तरह से वहाँ ग्रिल बना रहता है, ग्रिल के अंदर गाय रहते हैं, यहाँ पर है ना, इस प्रकार से रहते हैं। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम वाइज होता है हर चीज। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जाती है।
इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अधिक अनुकूल है। मान लो वहां पे दूध की आवश्यकता अधिक है क्षेत्र में, तो यहाँ गाय पाला जाएगा, है ना। यह जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अर्जेंटीना, अमेरिका, यहाँ पे ही किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता क्या क्या है जो भूमध्य सागर में की जाती है। वो यह कृषि भूमध्य सागर जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं हमारे, उस पर अधिक बल दिया जाता है यहाँ पर। यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून पैदा किया जाता है। ठीक है, कि शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो फल हैं एवं जो सब्जियां हैं उनकी मांग होती है, तब ये किया जाता है। इसी क्षेत्र में उनकी आपूर्ति की जाती है, पूरा किया जाता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर जो हैं उससे उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी शराब, है ना, ये जो है उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि के बीच अंतर। ये मैंने आपको चैप्टर में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से बता रखा है। आप चैप्टर को देखिए, वहां बिल्कुल विस्तार से बताया। देखो सहकारी कृषि क्या होता है। देखो सहकारी कृषि किसान सर्वेक्षण से अधिक लाभ कमाने के लिए एक संस्था बनाकर कृषि करती है। सहकारी संस्था जो है वो किसान जो सभी रूप से सहायता करती है। जो सहकारी संस्था है वो किसानों की सहायता करती है हर रूप से। इसे सबसे ज्यादा सफलता डेनमार्क भी कहा जाता है। ठीक है, डेनमार्क। अब हम बात करते हैं सामूहिक कृषि। देखो इसमें उत्पादन के लिए साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम भी आधारित होता है पूरा, है ना। यह पूर्व यानी हमारा जो सोवियत संघ था USSR, इसकी स्थापना जो है रूसी क्रांति में हुई थी। जो रूस में क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति उसको कह रहे थे। ठीक है, वहां इसकी शुरुआत हुई थी। इसे हम सोवियत संघ कहते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है तो उसमें एक चैप्टर आ जाएगा शीत युद्ध का दौर, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सोवियत संघ महाशक्ति है। देखो इसमें सभी किसान अपने संसाधन जैसे मान लो भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सामूहिक कृषि, समूह में किया जाने वाला कृषि। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिश्रित कृषि की विशेषता बताओ और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं उसके नाम बताइए। ये आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस प्रकार की कृषि जो है वो फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों किया जाता है। इसमें पशुपालन भी किया जाता है और कृषि भी किया जाता है, दोनों किया जाता है, इसलिए हम इसे मिश्रित कहते हैं। ठीक है, दोनों काम ये करता है। फसल जो है साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, ठीक है, ये सभी जो है इसमें पाले जाते हैं। चारे की फसल कौन कौन से मिश्रित मुख्य घटक है इसमें। ठीक है, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली जो अन्य फसल है, मान लो गेहूं है, जौ, राई, जई, मक्का, ठीक है, कंदमूल प्रमुख हैं, और जो आगे फसल आ जाते हैं वो हमारे ही सब आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की कृषि जो है विश्व के अत्यधिक विकसित वाले भागों में किया जाता है। जो विकसित देश है हमारे, वहां पर यह अधिक किया जाता है हमारे मिश्रित कृषि। ठीक है, जैसे मान लो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, पूर्वी भाग में जो यूरोशिया है, दक्षिणी महाद्वीप में जो हमारा समशीतोष्ण अक्षांश है वाले जो भाग है, वहां पर ये कुल मिलाकर जो है मिश्रित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रित जो है शब्द इसे हम मिश्रित क्यों कहते हैं, है ना। मिश्रित हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कृषि भी किया जाता है, फसल भी उगाए जाते हैं, इसलिए हम इसे मिश्रित कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं खनन से क्या अभिप्राय है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखो खनन आपको पता होगा, उसका अर्थ मैंने आपको बता रखा है चैप्टर में। देखो खनन के देखो पृथ्वी के धातु, अयस्क, औद्योगिक, अन्य कोई भी खनिज है, उनको निकालने के लिए जब हम जमीन में खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, उसको हम खनन कहते हैं। अब खनन दो प्रकार से होता है, धरातलीय और भूमिगत। अब धरातलीय क्या होता है, मान लो ये पूरा जमीन है, अब जमीन के ऊपर हमने खुदाई करी और जमीन के ऊपर से खनिज हमने ढूंढ लिया, अब खनिज को हमने ले लिया, तो इसे हम कहते हैं धरातलीय खनन। यानी धरा के ऊपर ही खनन करने के बाद हमने चीज निकाल लिया। लेकिन भूमिगत खनन में क्या होता है, ये मान लो जमीन है, इसके अंदर हम जाएंगे 500 फुट नीचे, 1000 फुट नीचे जाएंगे और वहां से कुछ ढूंढेंगे, उसे हम कहते हैं भूमिगत। यानी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर जाके कोई सामान ढूंढना। ठीक है, तो देखो ये आपको मैंने बता दिया, खनिज निरपेक्ष आकार के होते हैं, श्रेणी, ये सब आपको मैंने दोनों बता रखा है। अब इसको ये समझो आप,
खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से आपको पता होगा? भौतिक कारक है, कुछ आर्थिक है। खनिज निरपेक्ष का आकार है, ठीक है, मतलब खनिज जो है वो निरपेक्ष आकार का होता है, श्रेणी उपस्थित होते हैं अवस्था, ठीक है। आर्थिक जो कारक है वो हमारे कौन से हैं? देखो, खनिज की मांग है,